क्या 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली प्रॉपर्टी 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली प्रॉपर्टी से सस्ती हो सकती है? और क्या 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना कई बार 2.5 या 3.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से खरीदना आसान हो सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो मुझे लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज प्रॉपर्टी खरीदते टाइम प्राइस देखते ही लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि प्रॉपर्टी जो है वो खुद पैसा नहीं बनाती। प्रॉपर्टी की सही फाइनेंशियल पैसा और वेल्थ दोनों बनाती है। और उसी वीडियो में हमने एक नए कॉन्सेप्ट फोर्स डिसिप्लिन की भी बात की थी। आज मैं उसी फाइनेंशियल प्लानिंग वाले पॉइंट को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूं, और इस बार सिर्फ थ्योरी नहीं, आज मैं आपको दो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मदद से पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि कैसे कई बार सस्ती दिखने वाली प्रॉपर्टी बाहर खरीद ही नहीं पाता और महंगी दिखने वाली प्रॉपर्टी आराम से खरीद लेता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि प्राइस और परचेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राइस आपको बताती है कि प्रॉपर्टी कितने की है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को परचेज करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, ये फाइनेंशियल प्लानिंग तय करती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचती, वो प्रोडक्ट को बाय करने का तरीका भी बेचती हैं, तरीका भी सिखाती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आईफोन है या और जो बड़े बड़े कार्स की एडवर्टीजमेंट होती है, कई बार प्राइस तो मेंशन ही नहीं होता, सिर्फ ईएमआई हाईलाइट की जाती है। क्यों? क्योंकि ईएमआई उस प्रोडक्ट तक पहुंचने का तरीका है। कंपनियां भी जानती हैं कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट बेचना है तो कस्टमर को उस प्रोडक्ट तक पहुंचने का सफर भी आसान करना जरूरी है। रियल एस्टेट में भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। इसलिए आज हम किसी प्रोजेक्ट का रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम एनालिसिस करेंगे कि एक बायर के लिए किसी प्रॉपर्टी तक पहुंचना कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, अगर आप अगले 5 से 7 साल में एक सॉलिड एसेट बनाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। तो अब सवाल उठता है कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। अपनी बात समझाने के लिए मैं आज दो प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेने वाला हूं। पहला है एमआर का सेरेनिटी हिल्स सेक्टर 86 न्यू गुड़गांव में, जहां 3 बेडरूम जो अपार्टमेंट्स हैं वो लगभग 17,250 रुपए पर स्क्वायर फीट का के प्राइस में फ्रेश बुकिंग में अवेलेबल है। और दूसरा प्रोजेक्ट हम लेंगे गोदरेज जेनिथ सेक्टर 89 न्यू गुड़गांव में है, वो भी जो कि 2024 के शायद फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हुआ था, और आज उसकी यूनिट्स लगभग 14,500 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेंज में रीसेल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको इन प्रोजेक्ट्स के क्लब हाउस, स्विमिंग पूल या अमेनिटीज जो है वो एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, मेरा काम वो बताना नहीं है। जो ब्रोशर में नहीं लिखा होता मैं वो बताता हूँ। एक एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मेरी नज़र में दोनों ही प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट हैं। लोकेशन अच्छी है, एमिनिटीज अच्छी हैं, स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी हैं। लेकिन आज मैं इन बातों पर नहीं, आज मैं इनके फाइनेंशियल एंगल पे बात करूंगा। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि गोदरेज यानी तो बिक चुका है, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, फिर इसका कंपैरिजन क्यों? बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन याद रखिए, प्रोजेक्ट जरूर सोल्ड आउट है लेकिन मार्केट से गायब नहीं हुआ है। आज भी इसकी काफ़ी सारी रीसेल यूनिट्स अवेलेबल हैं, और जब कोई बायर अपना घर खरीदने के लिए निकलता है तो वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट थोड़ा देखता है। वो तो कंपेयर करता है, बिल्डर को बिल्डर से भी कंपेयर करता है, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट से भी कंपेयर करता है, ऑप्शन सारी कंपेयर करता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं कि एमआर लूं कि गोदरेज लूं। एक तरफ फ्रेश बुकिंग है, दूसरी तरफ रीसेल, और मुझे लगता है कि इसी कंपैरिजन को आसान बनाना मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, मैं ये वीडियो किसी प्रोजेक्ट को अच्छा या बुरा साबित करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मुझे प्रोजेक्ट नहीं कंपेयर करना है, मुझे बायर की जर्नी कंपेयर करनी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगली बार जब भी आप किन्हीं दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें, रीसेल का हो या ओरिजिनल बुकिंग का हो, तो सिर्फ रेट मत कंपेयर कीजिए, ये एंगल भी जरूर कंपेयर कीजिए जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा ना कंपैरिजन का तरीका ही गलत होता है। तो चलिए अब देखते हैं रियल प्रोजेक्ट्स की रियल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले सिर्फ प्राइस देखते हैं। एक तरफ है गोदरेज जेनेट जो लगभग 14,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है रीसेल मार्केट में, और दूसरी तरफ है एमआर का सेरेनिटी हिल्स लगभग 17,250 रुपए पर स्क्वायर फीट। टोटल कॉस्ट भी देख लीजिए, गोदरेज जो है आपको 2.75 करोड़ का पड़ेगा ऑलमोस्ट, और एमआर जो है वो 3.17 सीआर का पड़ेगा। इसमें हमने जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया। अगर हम यहीं रुक जाएंगे तो फैसला शायद बिल्कुल आसान है कि गोदरेज सस्ता है और एमआर महंगा, लेकिन रियल स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हमें देखना है कि इन दोनों
जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तक पहुँचना कितना आसान है, मतलब इनको परचेज़ करना कितना आसान है। अब यहीं से जो है वो कंपैरिज़न बदलना शुरू हो जाता है। गोदरेज बिल्डर से जो है वो सोल्ड आउट प्रोडक्ट है, यानी आपको ये रीसेल में यूनिट खरीदनी पड़ेगी। वहाँ लगभग 45% पेमेंट पहले ही जा चुकी है, कई यूनिट्स पर प्रीमियम भी देना पड़ सकता है। हमने जो 14,500 का रेट बोला है, इसके आसपास तो बुकिंग थी, लेकिन कई लोग 500-700 रुपए प्रीमियम भी मांगते हैं, डिपेंड करता है अलग-अलग यूनिट के हिसाब से। और प्रीमियम का जो अमाउंट होता है, उसपे होम लोन भी नहीं मिलता। बेसिकली रीसेल की कोई भी अगर आप यूनिट लोगे तो उसमें आपको प्रीमियम हो सकता है देना ही पड़े, और अगर प्रीमियम देंगे तो उसपे आपको कभी भी होम लोन नहीं मिलता। साथ ही यूनिट की चॉइस भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड होगी। वहीं एमआर में जो है वो सारी फ्रेश बुकिंग अवेलेबल है, प्रीमियम देना नहीं है आपको, और मैक्सिमम यूनिट की आपको चॉइस मिल जाएगी, और बुकिंग जो है वो बिल्कुल शुरुआत से मिलेगी। यानी आज जो प्रॉपर्टी खरीदने का एंट्री पॉइंट है दोनों प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल अलग अलग है। अब बात करते हैं सबसे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैश फ्लो। गोदरेज में आपको 45% और प्रीमियम जो है ये देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, मतलब आपको बहुत जल्दी ये सारा पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा लगभग शुरू में। जबकि एमआर में जो पहला 30% देना है आपने, वो भी आपको जो है ऑलमोस्ट उसमें आपको 6 महीने का टाइम मिल रहा है, पूरा 6 महीने का स्प्रेड आउट है। यानी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ परसेंटेज का ही नहीं है, डिफरेंस उस टाइम का भी है जो बिल्डर आपको पैसे अरेंज करने के लिए देता है, और कई बायर्स के लिए यही जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ अमाउंट नहीं पैटर्न देखिए। गोदरेज में शुरुआत के 3-4 सालों में लगातार पेमेंट आती है, जबकि एमआर में मेजर पेमेंट्स के बीच में लंबे गैप है, यानी आपके पास इनकम बढ़ाने, सेविंग्स बनाने या इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने का टाइम जो है वो काफी मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोअर प्राइस का मतलब हमेशा इजियर परचेज नहीं होता। कई बार थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से जो है वो ज्यादा आसान साबित होती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूं कि आप अभी अमाउंट को भूल जाइए, बस ये देखिए कि किस साल में कितना कैश बाहर जा रहा है। लेफ्ट साइड में गोदरेज जेनिट और राइट साइड में है एमआर का सेरेनिटी हिल्स। अब सबसे पहले आप 2026 पर नजर डालिए। गोदरेज में शुरू में ही आपका बहुत बड़ा कैश आउटफ्लो है। वहीं एमआर में भी पेमेंट जारी है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा 6 महीने का जो टाइम मिलेगा, 6 महीने का स्प्रेड आउट है। यानी गोदरेज में सिर्फ अमाउंट ही नहीं, प्रेशर भी ज्यादा है, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2027 और 28 देखिए। गोदरेज में लगातार पेमेंट आती रहती है, जबकि एमआर में कोई पेमेंट नहीं जाएगी। मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल का आपका टाइम मिल जाएगा अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट आने के लिए, बिजनेस इनकम जनरेट करने के लिए, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देने के लिए। अब आइए 2029 पर। यहाँ एमआर की पहली मेजर डिमांड आती है, लेकिन तब तक आप बुकिंग के लगभग 2.5 या 3 साल तक आगे पहुंच चुके होंगे। यानी डिसीजन लेने और पेमेंट देने के बीच में आपको काफी टाइम मिल चुका होता है। और 2030 में एमआर का सबसे बड़ा पेमेंट आती है, लेकिन तब भी ये पेमेंट उस बायर के लिए आती है जिसने पहले ही लगभग 4 साल तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना ली होती है। और फिर 2031 में गोदरेज का तो पोजीशन हो जाएगा शायद, लेकिन एमआर का पोजीशन जो है उसके भी 1.5 साल बाद होगा, मतलब 2032 के आसपास। यानी आप अगर जल्दी घर लेना चाहते हैं तो गोदरेज की टाइमलाइन तो छोटी है, लेकिन अगर आपका फोकस कैश फ्लो को आराम से मैनेज करना है तो एमआर की टाइमलाइन जो है वो आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और मैं चाहता हूं कि आप इस स्लाइड से सिर्फ एक बात याद रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट अच्छा है या दूसरा अच्छा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर बायर की एक फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है। जिस बायर के पास आज लिक्विडिटी है उसके लिए गोदरेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जिस बायर को अगले कुछ सालों में अपनी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ कंफर्टेबली प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जो स्प्रेड आउट कैश फ्लो है, जिसमें टाइम ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा जो है समझदारी वाला डिसीजन साबित होता है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कई बार 17,000 रुपए की प्रॉपर्टी लेना जो है वो ईजी होता है बजाय 15,000 की प्रॉपर्टी लेने का। इसलिए प्रॉपर्टी कंपेयर करते टाइम सिर्फ कितना देना है ये मत देखिए, कब देना है और पैसे अरेंज करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा ये भी जरूर देखिए। यही है असली फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, इस पूरी कैलकुलेशन को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हर बायर को जाकर एमआर सेरेनिटी हिल्स खरीद लेना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इसके रेट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जज ना करें। ये देखें कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, और अगर ये आपके एक्सपेक्टेशन पे फिट बैठता है, आपकी ज़रूरतों पे फिट बैठता है, तो हो सकता है कि इसको खरीदना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो मार्केट में मिलने वाले किसी और रीसेल के सस्ते प्रोजेक्ट से। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि गोदरेज जेनिथ जो है वो कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने गोदरेज जेनिथ का एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि न्यू गुड़गांव में लगभग इसी बजट में, इसी कैटेगरी और इसी बिल्डर क्वालिटी का ये एक कंपेरेबल प्रोडक्ट है। मेरा ऑब्जेक्टिव किसी प्रोजेक्ट को अच्छा या बुरा साबित करना नहीं था, मेरा पर्पस सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाना था। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्डर से सोल्ड आउट हो चुके हैं और सिर्फ रीसेल में अवेलेबल हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बहुत सस्ते हैं, फ्रेश बुकिंग से भी सस्ते हैं। कई जगह आपको डिस्ट्रेस डील भी मिल जाएंगी। मेरे पास भी कई बायर्स आते हैं जो रीसेल डील मेरे से पूछते हैं
लेकिन जब हम उनकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो अक्सर वो स्टेप बैक कर जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सस्ती है लेकिन उसे एक्वायर करना आसान नहीं है। कहीं 40% पेमेंट पहले जा चुकी है, कहीं 45 जा चुकी है, कहीं सेलर 40 लाख, 50 लाख या 70 लाख रुपए प्रीमियम मांग रहा होता है, और वो भी कैश में, जिस पर नॉर्मली होम लोन भी नहीं मिलता। यानी पेपर पर प्रॉपर्टी सस्ती दिखाई देती है लेकिन बायर के लिए एंट्री बहुत महंगी हो जाती है। और जब वही बायर बिल्डर की फ्रेश बुकिंग का रेट देखता है तो उसे वो महंगी लगने लगती है, और यहीं वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। मतलब सस्ती प्रॉपर्टी वो खरीद नहीं पाता और महंगी प्रॉपर्टी वो खरीदना नहीं चाहता। और हाँ, जो लोग रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें एक हिडन कॉस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कि जब आप बिल्डर से फ्रेश बुकिंग करते हैं तो पहली अलॉटमेंट जो होती है वो सीधे आपके नाम पे होती है, लेकिन रीसेल में बिल्डर के रिकॉर्ड्स में यूनिट ट्रांसफर करनी पड़ती है। जिससे आप खरीदते हो वो यूनिट ट्रांसफर करता है आपके नाम। ज़्यादातर बिल्डर जो होते हैं इसके ट्रांसफर चार्जेस लेते हैं, और ये जो चार्जेस होते हैं हर बिल्डर के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है लगभग 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास होते हैं। यानी कि अगर आपने एक 2000 स्क्वायर फीट की यूनिट ली है तो लगभग 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बन सकती है। और अगर मान लो भविष्य में रजिस्ट्री कराने से पहले किसी वजह से आपको वो यूनिट बेचनी पड़ जाए, तो ये ट्रांसफर चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांसफर होती है वो तो फ्री होती है। जिससे आपने खरीदी उसने तो आपको फ्री में करा दी ट्रांसफर, लेकिन अगर आप ये ट्रांसफर आगे चल के करोगे क्योंकि आपने तो रीसेल में खरीदी है, तो फिर आपको हो सकता है कि उसके ट्रांसफर चार्जेस भी देने पड़े। अब मान लीजिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर चार्जेस हो गए, और उस टाइम तक जब आप बेचना चाहते हो उस टाइम तक कोई प्रीमियम नहीं आया, तो फिर तो आपको घाटा हो जाएगा, आपको लॉस हो सकता है। इसलिए परचेज प्राइस देखकर कंपैरिजन मत कीजिए, ओनरशिप कॉस्ट भी अच्छी तरह देखिए कि क्या क्या खर्चे आपके पॉकेट से जा सकते हैं। आज मार्केट में जो आपको ये डिस्ट्रेस डील दिखाई दे रही है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टियां खराब हैं, प्रॉपर्टी सब ठीक है। ये सब जो डिस्ट्रेस डील है ये सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो गलत फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी वजह से ये डिस्ट्रेस स्टेज में आई है। शुरुआत में तो पेमेंट मैनेज हो जाती है लेकिन बाद में कैश फ्लो टूट जाता है और फिर मजबूरी में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। इसलिए अगली बार जब आप प्रॉपर्टी कंपेयर करें तो सिर्फ ये मत पूछिए कि रेट कितना है, ये भी पूछिए कि आज मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, अगली डिमांड कब आएगी, मेरे पास पैसे अरेंज करने के लिए कितना टाइम है, क्या ये पेमेंट प्लान मेरी इनकम के हिसाब से कंफर्टेबल है या नहीं, और अगर भविष्य में मुझे एग्जिट करना पड़े तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। याद रखिए कि प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर फीट रेट से नहीं खरीदी जाती, प्रॉपर्टी कैश फ्लो से खरीदी जाती है। और कई बार 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली प्रॉपर्टी 15,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी से सस्ती पड़ती है। अगर आप भी गुड़गांव में अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और मेरी किसी हेल्प की जरूरत है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एमआर के सेरेनिटी हिल्स या किसी और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, कोई ब्रोशर या पेमेंट प्लान या फाइनेंशियल कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आने वाले समय में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।